आइए आज हम लोग फिजिक्स की स्टडी करेंगे और फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब होता है बराबर, विभव मीन्स पोटेंशियल, पृष्ठ मीन्स सरफेस। तो ऐसा सरफेस जहाँ पर सब जगह पोटेंशियल एक समान हो, तो उसी को हम समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि कोई समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव नियत रहता है। तो कोई भी ऐसा पृष्ठ जहाँ पर पोटेंशियल एक समान रहेगा, उसको हम लोग समविभव पृष्ठ बोलेंगे। किसी एकल आवेश Q के लिए समीकरण 2.8 द्वारा वैद्युत विभव, तो कोई पॉइंट चार्ज या अकेला जो आवेश है उसके कारण पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग इसके पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो V = 1/4πε0 Q/R होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि R नियत है, यानी बीच की दूरी नियत है, तो V नियत रहता है। इस प्रकार किसी एकल आवेश यानी अकेले आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोले होते हैं जिनके केंद्र पर वो आवेश स्थित होता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी एक पॉइंट को सेंटर मान लिया जाए और उस सेंटर को मान करके अगर सर्किल खींचा जाए, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ये जो भी सरफेस बनेगा, तो जो भी ये सर्किल बनेगा उसकी रेडियस सब जगह से बराबर होगी। तो ये जो पृष्ठ होगा, यहाँ पर सब जगह आवेश विभव यानी पोटेंशियल सेम होगा। तो वही कह रहा है कि किसी एकल आवेश यानी अकेला आवेश है, तो उसके लिए समविभवी पृष्ठ संकेंद्री गोले होते हैं। मतलब एक सेंटर को मान करके जो वृत्त खींचा जा रहा है। देखिए, गोला और सर्किल वृत्त दोनों में अंतर है। गोला स्फीयर, इसमें 3 डायमेंशन होता है। जैसे फुटबॉल हमारा गोला है, जबकि एक छल्ला जो है वो हमारा वृत्त के आकार का है, वृत्ताकार है। तो ध्यान दीजिए, गोला का मतलब त्रिविमीय सर्किल खींचा जाए, 3 डायमेंशनल, तो उस पर जो एरिया होगा उसका वहां पर विभव समान होगा। देखिए, कह रहा है कि अब किसी एकल आवेश यानी अकेले आवेश Q के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से आरंभ होने वाली अथवा उस आवेश पर समाप्त होने वाली अरीय रेखाएं होती हैं। देखिए, ब्रैकेट में लिखा है कि यह निर्भर करता है कि आवेश Q धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। अगर ये धनात्मक है तो विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बाहर की ओर जाएंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ना कि विद्युत बल रेखाएं, बल उसी क्षेत्र में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर को निकलेंगी, अगर निगेटिव है तो अंदर को आएंगी। तो इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि रेडियली यानी त्रिज्यीय, यानी इसका जहाँ पर त्रिज्या वाली रेखा खींची गई है उस दिशा में बाहर की ओर होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की ओर होंगी अगर निगेटिव चार्ज है। स्पष्ट है किसी समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव ही उस बिंदु पर अविलंबित होता है। तो ध्यान दीजिए कि हमने आपको अभी बताया कि 3 डायमेंशनल स्पेस में रेडियली बाहर की ओर निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज के विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो जाहिर सी बात है कि सेंटर से कहीं भी लाइन खींची जाएगी तो वो 90 डिग्री के एंगल पर होगी, यानी परपेंडिकुलर ही होगी। यह व्यापक रूप से सत्य है, मतलब हर जगह सही है। किसी भी आवेश विन्यास के लिए किसी भी बिंदु से गुजरने वाला समविभव पृष्ठ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबित होता है।
यह प्रकथन की व्युत्पत्ति सरल है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आवेश हो या किसी आवेश का विन्यास हो तो उसके किसी भी बिंदु से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबवत गुजरती हैं। जैसे ये है, अब इसमें ऐसे खींचा जाए कोई ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, तो देखिए हर जगह परपेंडिकुलर ही रहेगी इस सर्किल के, ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। देखिए यदि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है तो इस क्षेत्र का पृष्ठ के अंदिश कोई सुनेत्र घटक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है तो इस क्षेत्र का पृष्ठ के अनुदिश कोई सुनेत्र घटक होगा। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है इसमें कोई कंपोनेंट होगा इस परपेंडिकुलर क्षेत्र का जो कि शून्येतर मतलब शून्य नहीं होगा, शून्य के अलावा कुछ भी उसे शून्येतर बोलते हैं, नॉन जीरो। तो अब देखिए ये सरफेस है, इनसे परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज गुजर रही हैं। अब अगर ये किसी एंगल को यहाँ पर कोई एंगल पे कोई लाइन खींची जाए तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के कंपोनेंट होंगे, वो उसको दर्शाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर नहीं है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो इसका मतलब वो किसी कंपोनेंट या घटक को बता रहा है। किसी एकांक परीक्षण आवेश का क्षेत्र के इस घटक की विरुद्ध दिशा में गति कराने के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक होता है। देखिए विरुद्ध लिखा हुआ है, यानी जो भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इधर को जा रही हैं, तो इसमें कोई पॉइंट चार्ज अगर रख दिया जाए, पॉइंट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पीछे एनसीईआरटी में इसके पीछे वाले चैप्टर में लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज प्लस से निकलती हैं, माइनस की ओर जाती हैं। तो ये इधर को जा रही हैं, इसका मतलब माइनस की ओर जाती हैं, तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। अब हम अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखेंगे तो इधर चूंकि प्लस है तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, तो पॉइंट चार्ज इधर को भागेगा, यानी जिधर को इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं तो पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, निगेटिव का कम होता है। लेकिन चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश का क्षेत्र के इस घटक की विरुद्ध दिशा में गति कराने के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके विरुद्ध हम जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर पोटेंशियल होता है तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो जाहिर सी बात है कि देखिए यहाँ पर इस सरफेस में, अब ध्यान दीजिए फिर गलती हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव है, समझ लीजिए नहीं गलत होगा, यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तभी ये प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से निकल के जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल, निगेटिव में कम पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो अब आप ये कहेंगे कि कैसे इक्विपोटेंशियल है, यानी समविभव कैसे है, समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव यहाँ से यहाँ तक समविभव पृष्ठ नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। ये जो पृष्ठ है ये इक्विपोटेंशियल है, यहाँ पर ये समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में सब जगह पोटेंशियल सेम है। तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो पॉइंट चार्ज चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो प्लस का प्लस के बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण, तो इधर को चलेगा तो इधर को ये चलने लगेगा। अब इसके विरुद्ध अगर हम, चूंकि प्लस ज़्यादा पोटेंशियल पे है, माइनस कम पोटेंशियल पे है, तो हमेशा कोई पॉइंट चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। पॉइंट चार्ज ध्यान दीजिए, धन आवेश, अगर ऋण आवेश होता तो वो इधर से इधर को जाता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रिपल करते तब।
तब इधर को जाता। तो ये इधर को जा रहा है, यानी इधर से इधर को जा रहा है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज में है, लो वोल्टेज में है, हाई से लो में जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, अगर इसको इधर से इधर को लाएंगे विरुद्ध, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर ये अपनी दिशा में जाएगा तो कार्य प्राप्त होगा, अगर ये उल्टा ले जाएंगे, ये प्लस है, प्लस के बीच रिपल्सन है, अगर हम इधर को लाएंगे तो रिपल्सन के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्य हमको करना पड़ेगा अगर प्लस को इधर से इधर लाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश का क्षेत्र के इस घटक की विरुद्ध दिशा में गति कराने के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक होगा, परंतु यह किसी समविभव पृष्ठ की परिभाषा के विरुद्ध है। जाहिर सी बात है कि पृष्ठ अगर इक्विपोटेंशियल है, सब जगह बराबर है, तो ये चार्ज चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चलेगा। जब सब जगह पोटेंशियल सेम है तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब देखिए बता रहा है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच कोई भी भुवांतर नहीं होता, अतः इस पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को गति कराने के लिए कोई कार्य करना आवश्यक नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि जहाँ पर समविभव पृष्ठ होगा तो वहाँ पर चूंकि पोटेंशियल सेम होगा, किसी भी प्रकार का विरोधी बल नहीं लगेगा, इसलिए वहाँ पर किसी भी पॉइंट चार्ज को इधर से उधर ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज हो, यहाँ से इस पूरे पृष्ठ में कहीं भी हम ले जाएं तो हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। अतः किसी समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। तो जब पृष्ठ के अभिलंबवत होगा तो 90 डिग्री का एंगल होगा। हमने पढ़ा है W = FS cos थीटा, cos 90 का मान अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री, तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए W 0 हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी हो जाएगी। आप देखिए नीचे देखते हैं, कह रहा है किसी अक्ष के अनुदिश, मान लीजिए x अक्ष के अनुदिश किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के लिए समविभव पृष्ठ x अक्ष के अभिलंबवत अर्थात YZ तल के समांतर तल में है। चित्र 2.10, ये चित्र 2.10 दिखाया गया है, ये वाला। तो कह रहा है कि किसी अक्ष के अनुदिश, मान लीजिए x अक्ष के अनुदिश किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के लिए समविभव पृष्ठ x अक्ष के अभिलंबवत अर्थात YZ तल के समांतर तल में है। तो मान लीजिए x एक्सिस है, तो ये हमारी ऊपर वाली y हो गई और ये इधर वाली z हो गई। तो YZ के ये हमारा समांतर तल में हो जाएगा और ये x अक्ष की तरफ हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी। तो कह रहा है चित्र 2.2 में दिखाया गया, चित्र 2.11 में किसी वैद्युत विभव A में तथा B में कह रहा है में दो सर्वसम धनावेशों के कारण समविभव पृष्ठ तथा वैद्युत रेखाएं दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो अपोजिट पोल बन जाएंगे, तो ये डाईपोल बन जाएगा, इसीलिए द्विध्रुव या डाईपोल कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए समविभव पृष्ठ दर्शाए गए हैं पॉइंट चार्ज के लिए, यहाँ पर पॉजिटिव है तो उनके लिए दर्शाए गए हैं। तो इसको ध्यान देना है, पॉजिटिव निगेटिव है तो देखिए बीच में गैप है, ये पॉजिटिव है तो आपस में टच है, थोड़ा सा अंतर बनाया गया है। और एक ही प्रकार के हैं तो इनको देखिए एक ही जगह दिखाया गया है, बंद बॉक्स में इनको नहीं दिखाया गया। तो कुल मिला के ये प्लस माइनस और ये प्लस प्लस के बीच जो है समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस और उनके बीच वैद्युत रेखाएं दिखाई गई हैं। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अब देखिए आगे आ जाता है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक दूसरे के पास रखे दो समविभव पृष्ठों A तथा B, A है ये B है,
एक दूसरे के पास रखे गए हैं। ये देखिए ऊपर है, ये वाला नीचे है, ए वाला नीचे है, बी वाला ऊपर है, क्योंकि ए वाले में ये डॉट डॉट दिखाया गया है, कहने का मतलब इतना भाग ऊपर से नहीं दिख रहा है। जिनके विभवों के मान क्रमशः v तथा v प्लस डेल्टा v है, तो इनके पृष्ठों का जो वोल्टेज है वो इसका v है, इसका v प्लस डेल्टा v है। कुल मिला के b वाले का डेल्टा v ज़्यादा है a वाले से। यहाँ डेल्टा v विद्युत क्षेत्र E की दिशा में v में परिवर्तन है। जो ये डेल्टा v है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये देखिए तीर इधर को लगाया गया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, इसका भी इधर को है ए वाले का और इसका भी, इसलिए तीर दो दिखाए गए हैं, ये ए वाले का है, ये बी वाले का है। तो इधर को विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं यानी ए से बी की दूरी में, तो प्लस डेल्टा वी वोल्टेज का अंतर आ जाता है। मान लीजिए पृष्ठ बी पर कोई बिंदु P है, ये जो पृष्ठ है ये सरफेस B है, तो इस पर कोई पॉइंट ये P मान लिया गया है। कह रहा है मान लीजिए पृष्ठ A यानी सरफेस A की बिंदु P से लंबवत दूरी डेल्टा L है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस जो P पॉइंट की है डेल्टा L है, ये डिस्टेंस है बीच की। यह भी मानिए कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई एकांक धनावेश इस लंब के अनुदिश पृष्ठ B से पृष्ठ A पर ले जाया जाता है। अब ये कह रहा है कि अब ये भी मान लीजिए कि कोई एकांक धनावेश यानी कोई पॉइंट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि वही धनावेशित होता है पॉजिटिव। तो कह रहा है कोई पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B से A पृष्ठ पर ले जाया जाता है, B से A पर। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव इधर होगा, जिधर पॉजिटिव होगा इसका मतलब उधर वोल्टेज हाई होगा। तो हाई वोल्टेज की तरफ हम प्लस को लेकर के जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं। इसका मतलब उसकी तरफ ले जाने में रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण होगा, तो उधर ले जाने में हमको खुद मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रतिकर्षित करेगा लेकिन फिर भी उधर ले जा रहे हैं, तो हमें खुद कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि यह भी मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कोई एकांक धनावेश इस लंब यानी परपेंडिकुलर के अनुदिश पृष्ठ B से A तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, देखिए लिखा है किया गया कार्य, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज इधर को जा रही हैं, तो इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव की ओर ले जा रहे हैं, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा और हम प्लस की तरफ ही ले जा रहे हैं, तो हमें खुद वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है किया गया कार्य। तो किया गया कार्य तो E डेल्टा L है, मॉड ऑफ E डेल्टा L है, मतलब E का परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो ये किए गए कार्य का ये फार्मूला होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पर बल कहाँ किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण, तो वहाँ पर बल की जगह यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं आ गई या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और विस्थापन होता था वहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा L है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाया जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो उसी तर्ज में ये बना दिया गया। तो यह कार्य विभवांतर VA माइनस VB के बराबर है। अब देखिए जो कार्य होगा, तो ये कार्य जो वोल्टेज में डिफरेंस होगा उसी विभवांतर मतलब विभव में अंतर यानी पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा तो उसके बराबर होगा। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कर देगा। तो ये देखिए मॉड ऑफ E डेल्टा L इक्वल टू नीचे वाले का V है, अब अंतर निकालना है तो माइनस करके ऊपर वाले का V प्लस डेल्टा V कर दिया, अंतर मतलब घटाना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस डेल्टा V, अर्थात मॉड ऑफ E इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा L, ये नीचे आ जाएगा। स्पष्ट है कि डेल्टा V ऋणात्मक है, देखिए ऋणात्मक आया है,
डेल्टा वी इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ डेल्टा वी, मतलब ये परिमाण है। हम समीकरण 2.20 को दोबारा इस प्रकार लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू प्लस मॉड ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, यानी यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड है, साइन से यहाँ मतलब नहीं है। तो ये कह रहा है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको मॉड में लिख दें तो मॉड हो जाएगा, तो इसके चिन्ह से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर प्लस लगा दें। तो कह रहा है इस प्रकार हम विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित दो महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। दो निष्कर्ष अब क्या निकल के आ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है। तो विद्युत क्षेत्र उधर दिशा में होता है जहां पर पोटेंशियल में हरासमेंट होता है, मतलब कमी होती है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर तो बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा पोटेंशियल में होगा, या नेगेटिव इधर होगा, नेगेटिव चार्ज तो इधर लो पोटेंशियल होगा, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जाती हैं। तो इसी से पता चल गया कि इधर लो वोल्टेज है, इधर हाई वोल्टेज है। उसमें कह भी रहा है कि विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव में सर्वाधिक ह्रास होता है, यानी पोटेंशियल में कमी आती है। तो वो हमने देख लिया। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या परिमाण उस बिंदु पर सम विभव पृष्ठ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर विभव के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने पढ़ लिया कि जो कार्य होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यहाँ पर कार्य यानी वर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जिधर जाएंगी या विद्युत बल रेखाएं के कारण विद्युत क्षेत्र गुणे विस्थापन। तो वही विस्थापन के बारे में कह रहा है। डेल्टा एल जो यहाँ लिखा गया ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वही कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ये जो निकल के आया है उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव ये डेल्टा वी के परिमाण में प्रति एकांक विस्थापन, ये पर डेल्टा एल है ना, अपान में लिखा जाता है तो प्रति एकांक कहते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड कहते हैं, तो प्रति एकांक विस्थापन परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब आगे आ जाता है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कोई सिस्टम है जहाँ पर बहुत आवेश हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जैसा कि नाम है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई वस्तु स्थित है कहीं पर उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वो वस्तु गति करती तो काइनेटिक एनर्जी कहते। तो पहले हम एक सरल प्रकरण पर विचार करते हैं जिसमें किसी मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा R2 स्थित सदिशों वाले दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं। तो कह रहा है एक प्रकरण का वो करते हैं कि एक मूल बिंदु के सापेक्ष कोई मूल बिंदु मान लेते हैं, उससे R1 दूरी पर Q1 और R2 दूरी पर Q2 नाम का कोई दो आवेश है। आइए इस विन्यास के निर्माण में किए गए कार्य का परिकलन करें। किए गए कार्य का मतलब हमारे द्वारा जो किया गया, इसीलिए वाह शब्द लिख दिया है। एक्सटर्नल जो हमारे द्वारा किया जाएगा वो एक्सटर्नल होगा और जो उस सिस्टम के द्वारा किया जाएगा उसे इंटरनल कहेंगे। इसका अर्थ यह है कि पहले आरंभ में हम दोनों आवेशों Q1 तथा Q2 को अनंत पर माने तथा बाद में बाह्य एजेंसी द्वारा उन्हें किसी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किए गए कार्य का परिकलन करें। तो हम ये मानेंगे कि इनफाइनाइट यानी अनंत से दो चार्ज Q1 और Q2 किसी पॉइंट के नज़दीक लाए जा रहे हैं, तो उस पॉइंट के नज़दीक लाने में कार्य की बात करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए हम पहले आवेश Q1 को इनफाइनाइट यानी अनंत से बिंदु R1 तक लाते हैं।
चूंकि इस स्थिति में कोई बाह्य क्षेत्र नहीं है, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता पड़े, अतः Q1 को अनंत से यानी इनफाइनाइट से R1 तक लाने में किया गया कार्य शून्य है। तो कहने का मतलब यह है कि Q1 को जहाँ तक लाया गया वहाँ तक कोई विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। यह आवेश दिक स्थान यानी खाली स्थान में या फ्री स्पेस में एक विभव V1 उत्पन्न करता है। अब ये जो चार्ज हम रख देंगे तो उस चार्ज के कारण पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल क्या होगा? V = 1/4πε0। Q1 है तो Q1/R1P, 1 को P पॉइंट पर रखा गया और V1 हमारा वो पोटेंशियल हो जाएगा जो Q1 के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। तो उस बिंदु पर Q1 चार्ज द्वारा ये पोटेंशियल उत्पन्न किया जाएगा। किसी भी पॉइंट चार्ज द्वारा ये किसी भी आवेश के द्वारा ये पोटेंशियल उत्पन्न होता है। Q1 है तो Q1, Q2 होता तो Q2। अब देखिए यहाँ R1P दिक स्थान यानी फ्री स्पेस के किसी बिंदु P की Q1 की स्थिति से दूरी है। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है और यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो Q1 को मान लीजिए R1 दूरी पर है, ये R2 दूरी पर है, ये P पॉइंट है। तो P पॉइंट से Q1 हमारा R1 दूरी पर है तो R1P लिखा गया है और ये Q1 है तो Q1। तो इस Q1 के कारण P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V1 = 1/4πε0 Q1/R1P है। अब यहाँ R1P दिक स्थान यानी खाली स्थान के किसी बिंदु P की Q1 की स्थिति से दूरी है। यह दूरी है R1P से Q1 तक की। विभव यानी पोटेंशियल की परिभाषा से आवेश Q2 को अनंत से बिंदु R2 तक लाने में किया गया कार्य R2 पर Q1 द्वारा विभव का Q2 गुना होता है। अब देखिए ये कह रहा है कि विभव की परिभाषा से अगर हम पोटेंशियल की डिफिनीशन में जाएं तो आवेश Q2 को अनंत से यानी इनफाइनाइट से बिंदु R2 तक लाने में किया गया कार्य R2 पर Q1 द्वारा विभव का Q2 गुना होता है। तो अगर हम इनफाइनाइट से इस Q2 को लाएं Q1 के पास तो कह रहा है किया गया कार्य जो होगा वो Q1 का Q2 गुना होता है। तो Q2 पर किया गया कार्य कितना होगा? 1/4πε0 Q2/R2 और Q1 गुना होता है, मतलब Q1 द्वारा विभव का Q2 गुना होता है तो Q1 का गुणा कर दिया गया Q2 में और R12 लिख दिया गया। R12 यानी 1 से 2 के बीच की दूरी Q1 और Q2 के। अब देखिए यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी को R12 लिखा गया। तो Q1 और Q2 के बीच जो कार्य होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/R12 यानी इनके बीच की दूरी ये दूरी है R12। ये देखिए Q1 Q2 के बीच की R12 दिखाया भी है। यहाँ R12 बिंदु 1 तथा 2 के बीच की दूरी है। तो 1 और 2 बिंदु कौन कौन से हैं हमारे? ये 1 बिंदु है, ये 1 बिंदु है, ये 2 बिंदु है और इनके बीच की जो ये दूरी है ये हमारी R12 है। तो इनके बीच जो कार्य होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2/R12 होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, चूंकि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी है यानी कंजर्वेटिव है, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता, तो यह कार्य निकाय की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब ये Q1 है, ये Q2 है, अगर ये दोनों धनात्मक हैं
तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, अगर ये धन है या ऋण है तो इनके बीच आकर्षण होगा, यानी आपस में कुछ बल लगाएंगे और जहाँ बल लगेगा तो कार्य होने की संभावना है। तो ये कार्य होने की संभावना बल लगने के कारण यानी इनकी स्थिति के कारण इनमें कुछ ऊर्जा है, और चूंकि ये स्थित है इसलिए ये स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इनके बीच जो कार्य निकला है, चूंकि ये बिंदु स्थित हैं यहाँ और यहाँ, तो इनके बीच यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित है, और इसी के कारण यहाँ से यहाँ तक जाने आने में कार्य होगा। तो वही कह रहा है कि चूंकि स्थिर वैद्युत बल संरक्षी है, यह कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है। अतः दो आवेशों Q1 और Q2 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी U = 1/4πε0 Q1 Q2/R12। तो यह इनकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पष्ट है कि यदि पहले Q2 को उसकी वर्तमान स्थिति पर लाया जाता और तत्पश्चात Q1 को लाया जाता तो भी स्थितिज ऊर्जा U इतनी ही होती। मतलब हम पहले Q1 को ले आए, अगर पहले Q2 को लाते फिर Q1 को लाते तब भी तो स्थितिज ऊर्जा इतनी ही आती। तो अधिक व्यापक रूप में समीकरण 2.22 में दर्शाया गया स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यानी इक्वेशन सदैव ही अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता, चाहे निर्दिष्ट स्थानों पर आवेशों को किसी भी प्रकार से लाया जाए। यानी उस पॉइंट पर आवेश किसी भी प्रकार से आप ले जाइए, चाहे हवाई जहाज से, चाहे पैदल, चाहे मोटरसाइकिल से, उनके बीच स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। यह स्थिर वैद्युत बलों के लिए कार्य की पथ स्वतंत्रता के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये पथ स्वतंत्रता के कारण है कि मतलब किसी भी पथ से आप ले जाइए कार्य इतना ही होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। को अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 2.22 Q1 तथा Q2 के किसी भी बिंदु के लिए सत्य है, किसी भी पॉइंट के किसी भी चिन्ह के लिए सत्य है। मतलब बिंदु नहीं, चिन्ह, मतलब चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव निगेटिव हो, चाहे निगेटिव निगेटिव हो, चार्ज के चिन्ह यानी साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। यदि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 तो 0 से ज्यादा का मतलब दोनों धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। यह अपेक्षित भी है क्योंकि सजातीय आवेशों Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 के लिए स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षी होता है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पॉजिटिव या होंगे या निगेटिव निगेटिव होंगे तो उनके लिए जो है जो स्थिर वैद्युत बल है वो प्रतिकर्षी होता है। ध्यान दीजिए अगर ये माइनस माइनस होंगे तो भी ये 0 से ज़्यादा होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो कुल मिला के प्रतिकर्षी जब होगा तो Q1 Q2 0 से ज़्यादा होगा। अब देखिए प्रतिकर्षी होता है अतः आवेशों को अनंत से किसी परिमित दूरी तक इस प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध लाने में धनात्मक कार्य करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण अगर होगा तो एक धन चार्ज है और दूर से धन लाएंगे तो धन धन वाले को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए हमें खुद कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत से उस पॉजिटिव चार्ज के पास किसी दूसरे पॉजिटिव को लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा, जबकि हम पास लाना चाहते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रतिकर्षी बल के विरुद्ध लाने में धनात्मक कार्य करना पड़ता है। ध्यान दीजिए इसके विपरीत विजातीय आवेशों यानी प्लस माइनस वाले हों तो अपनी ओर खुद ही खींच लेगा तो हमें कार्य प्राप्त होगा। तो विजातीय आवेशों में क्या होगा Q1 Q2 इज स्मॉलर देन 0 होगा। सजातीय आवेश चाहे माइनस माइनस हो यानी सेम प्रकार का, सजातीय का मतलब सेम प्रकार का,
विजातीय का मतलब विपरीत चिन्ह वाला, तो सेम चिन्ह वाला होगा तो 0 से ज़्यादा होगा Q1 Q2 का गुणनफल, और अगर विजातीय है यानी प्लस माइनस है तो कम होगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो कम होगा। के लिए विद्युत वैद्युत बल आकर्षी होगा। इस प्रकरण में आवेश को उनकी ही कई दी गई स्थितियों से अनंत तक इस आकर्षी बल के विरुद्ध ले जाने में धनात्मक कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए धन ऋण वाले पास हैं तो अब इनको अनंत तक ले जाना है, तो चूंकि वो आकर्षित करेगा तो आकर्षण के विरुद्ध ले जाना है, तो अब भी कार्य धनात्मक होगा, यानी कार्य हमें खुद करना पड़ेगा। जब सेम चिन्ह वाले थे तो पास लाने में कार्य करना पड़ रहा था, जब विपरीत चिन्ह वाले हैं तो पास से अनंत तक ले जाने में कार्य करना पड़ रहा है। दोनों बातों को समझिए। दूसरे शब्दों में उत्क्रमित पथ अनंत से वर्तमान स्थितियों तक के लिए कार्य के ऋणात्मक परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो उत्क्रमित पथ का मतलब इसका उल्टा, अनंत से वर्तमान स्थिति तक अगर हम लाना चाहते हैं तो कार्य हमें करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में उत्क्रमित पथ मतलब उल्टा पथ, अनंत से वर्तमान स्थितियों तक के लिए कार्य के ऋणात्मक परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो ये समझने की बात है कि अनंत से जब हम दो आवेशों को पास पास लाते हैं तो हम पथ को उल्टा कर देते हैं, उत्क्रमित कर देते हैं, अनंत से वर्तमान स्थितियों तक लाते हैं तो कार्य के ऋणात्मक परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब कार्य ऋणात्मक होगा अगर हम उल्टा चलेंगे जिधर जा रहे हैं उसके। अब आगे देखते हैं समीकरण 2.22 को कह रहा है आसानी से आवेशों के कितनी भी संख्या के निकाय के लिए व्यापक बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश विजातीय हैं यानी अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो स्थिर विद्युत बल आकर्षी होगा, और इस प्रकरण में आवेशों को उनकी दी गई स्थितियों से अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक इस आकर्षी बल यानी अट्रैक्टिव फोर्स के विरुद्ध ले जाने में धनात्मक कार्य करना पड़ेगा। अब इसको अगर उल्टा कर दें, उत्क्रमित कर दें इस पथ को, तो ये धनात्मक कार्य करना पड़ेगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब अनंत थे पास में लाएं, तो इसीलिए ऋणात्मक परिमाण की आवश्यकता होती है, लिखा है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए समीकरण 2.22 को आसानी से आवेशों के किसी भी संख्या के निकाय के लिए व्यापक बनाया जा सकता है। आइए हम इन तीन आवेशों Q1 Q2 Q3 को, जो क्रमशः R1 R2 तथा R3 दूरी पर स्थित हैं, के सिस्टम यानी निकाय की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का परिकलन करेंगे यानी कैलकुलेशन करेंगे। पहले Q1 को अनंत से R1 तक लाने में कोई कार्य नहीं होता। पहले Q1 को अनंत से, जाहिर सी बात है कि Q1 के पास ये दोनों आवेश नहीं है, तो इनफाइनाइट से जब हम Q1 को यहाँ तक लाएंगे तो कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क के लिए हमेशा जरूरी है कि दो आवेश होना चाहिए। तो ये जब इसके पहले ये दोनों हैं ही नहीं Q1 Q2, तो Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तत्पश्चात हम Q2 को अनंत से R2 तक लाते हैं तो पहले की भांति इस चरण में किया गया कार्य। अब Q2 को Q1 के पास लाते हैं तो Q1 Q2 के बीच या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, उनके चिन्हों पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर कार्य होगा, तो कार्य कितना होगा, Q1 Q2 के बीच जो दूरी होगी तो उसके हिसाब से Q2 V1 R2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R12, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, तो Q1 और Q2 बटे उनके बीच की दूरी, और 1/4πε0 तो रहेगा ही। और दूरी जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, वैसे ही यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी R दूरी है, ये R दूरी है। तो Q2
V1R2 लिखा गया, यानी जो Q2 है ये V1 से मान लो R2 दूरी पर है, तो वो बात कही जा रही है। तो R2 दूरी पर है, ये R1 R2 के बीच की दूरी R12 कर दिया गया है, तो ये V1 है और ये R2 दूरी है, यानी ये पोटेंशियल जो है ये Q1 और Q2 के बीच की बात कर रहा है, यानी ये कार्य है, W वर्क। W इक्वल टू QV होता है, तो इसीलिए इसको लिखा गया है। अब देखिए आवेश Q1 तथा Q2 अपने चारों ओर विभव उत्पन्न करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि Q1 के अलग पोटेंशियल होगा, Q2 का अलग, तो दोनों अपने अपने विभव यानी पोटेंशियल उत्पन्न करेंगे। किसी बिंदु P पर यह विभव, अब मान लो कोई पॉइंट P है तो वहाँ पर ये पोटेंशियल कितना होगा, तो V12 दोनों के कारण अगर पोटेंशियल देखें तो V1 के कारण 1/4πε0 Q1/R1 होगा, V2 के कारण Q2 के कारण 1/4πε0 Q2/R2 होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकल आएगा। तो V12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1P प्लस Q2/R2P, ये हो जाएगा। अब आवेश Q3 को अनंत से बिंदु R3 तक लाने में किया गया कार्य R3 पर V12 का Q3 गुना होगा। अब ये V12 जो पोटेंशियल आ गया Q1 और Q2 दोनों के कारण, तो इन दोनों का Q3 गुना होगा। तो अब देखिए Q3 पर जो है अगर हम कार्य की बात करें तो Q3 V12 जो पोटेंशियल है और R3 दूरी है Q3 की, इन दोनों से Q1 और Q2 से ये R3 दूरी जो है, जो भी दूरी होगी इन दोनों के बीच की, उसकी बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3 बटे R13, Q3 में Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। ये इस तरह यहाँ पर पहले इसके कारण फिर इसके कारण, तो Q3 पे अगर हमको कार्य निकालना है तो पहले इसके फिर इसके कारण, तो दोनों को जोड़ देंगे तो Q3 पर दोनों के कारण कार्य निकल आएगा। अब देखिए आवेशों को उनकी दी गई स्थितियों पर एकत्र करने में किया गया कार्य विभिन्न चरणों, जैसा कि समीकरण 2.23 तथा समीकरण 2.25 में किए गए कार्यों का योग करने पर प्राप्त होता है। तो जैसा अभी हमने ऊपर किया है, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, सबको जोड़ दिया गया। तो ये सबके कार्यों का योग हो जाएगा, या इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं, तीनों आवेशों के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ फिर स्थिर वैद्युत बल की संरक्षित प्रकृति के कारण, यानी कंजर्वेटिव नेचर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अथवा तुल्य रूप में कार्य की पथ स्वतंत्रता, या यूं कहें कि जो वर्क होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो स्थिर ऊर्जा यू को अंतिम व्यंजक समीकरण 2.26 विन्यास को किस प्रकार संयोजित किया गया है उससे क्रम पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये क्रम उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि पथ पे डिपेंड नहीं। स्थिर ऊर्जा विन्यास की यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो ओरिएंटेशन है वर्तमान अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस विन्यास को किस प्रकार प्राप्त किया गया। तो जैसे 2 चार्ज के लिए था वैसे 3 के लिए भी है कि इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्क इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ से उन आवेशों को लाया गया है उस स्थिति में, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि किस प्रकार से वो ओरिएंटेशन बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन उदाहरण हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यही।